Good morning, dear student. Myself Ajay Pandey, your SST teacher. Today I will teach you chapter number 4 from civics of your SST book. The name of the chapter is Working of the Institution. हिंदी में से कहेंगे संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज। लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं वे कैसे काम करती हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ और हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि इन ए डेमोक्रेसी पीपुल इलेक्ट देयर रूलर्स, यानी लोकतंत्र में जनता जो होती है वह अपना शासक स्वयं इलेक्ट करती है, यानी कि चुनती है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है, जब जनता उन लोगों का चयन करे जो उसके ऊपर शासन करेंगे तो उसे ही प्योर डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी में लॉज यानी कानून कैसे बनेंगे, इसके साथ साथ ये कानून इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, इसके अलावा डिसीजन कैसे लिए जाएंगे और डिसीजन को लेने के समय जो डिस्प्यूट निकलेंगे यानी विवाद होंगे, इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। ये सभी चीज़ें लोकतंत्र के अंदर आती हैं। हमको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वह है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि लोकतंत्र में आखिर फैसले कैसे लिए जाते हैं, कानून कैसे बनता है और कानून को बनाने में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निपटारा कौन करता है और कैसे करता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक डिसीजन के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। उस डिसीजन को जब हम समझेंगे तो ये सारी चीज़ें उस इंसिडेंट से हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं वो डिसीजन क्या था जिससे बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंततः उस विवाद का निपटारा भी हुआ। ये बात है सन 1979 की। हम उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो ये बात है, एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू हुआ था और जो लेटर इशू हुआ था उसकी डेट थी अगस्त 13, 1990। इसमें एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया था। इस लेटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया था और इसकी जो डेट थी वो थी अगस्त 13, 1990। इस लेटर पर जो साइन था यानी सिग्नेचर था वह जॉइंट सेक्रेटरी का था। इस लेटर में यह कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल पोस्ट होंगे, सिविल पोस्ट, उनमें 27% सीट विल बी रिजर्व्ड फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस लेटर में कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जितने भी सिविल पोस्ट होंगे उसमें 27% जो सीटें होंगी वह सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए होगी। SEBS का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड
क्लास। तो SCBC का मतलब हो गया कि सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में जितने भी सिविल पोस्ट हैं उनमें 27% जो है रिजर्वेशन होगा, यानी 20% सीट पर केवल और केवल इस वर्ग के लोग ही नौकरी पा जाएंगे। इस लेटर के जारी होते ही देश में बहुत भारी स्तर पर विद्रोह शुरू हो गया। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन यानी वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए थे इंडिया में। तो ये जो लेटर जारी हुआ इस पर जो सिग्नेचर हुआ था वो तो जॉइंट सेक्रेटरी का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डिसीजन लिया गया यह डिसीजन जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा लिया गया। यह डिसीजन किसने लिया था, अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि ये डिसीजन आखिर लिया क्यों गया था और किसके द्वारा लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1979 में एक कमेटी अपॉइंट की थी। कमेटी का नाम था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। यह कमेटी जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1979 में बनाई गई थी और इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था बीपी मंडल इस कमेटी के अध्यक्ष थे यानी कि प्रेसिडेंट थे। और इनको ये जिम्मा दिया गया था कि भारत में जो भी सोशल प्लस एजुकेशन के लेवल पर बैकवर्ड क्लास हैं उनको क्या करे, आइडेंटिफाई करे यानी उनको चिन्हित करे और साथ ही साथ इनके एडवांसमेंट के लिए रिकमेंडेशन दे। ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को सौंपा गया जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो बीपी मंडल का जो काम था कि भारत में जो भी लोग सोशल या एजुकेशनल के तौर पर पिछड़े वर्ग थे उनको क्या करना था, पहचान करनी थी यानी उनको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। साथ ही साथ इनके एडवांसमेंट के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए इस बात का भी प्रतिवेदन इस कमेटी को देना था। तो ये काम दिया गया था इस कमेटी को। हुआ क्या, 1980 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी। अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को इसने प्रस्तुत कर दी जिस कमेटी के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और इस कमेटी ने इस वर्ग के लिए यानी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन की बात कही थी। इस बीपी मंडल कमीशन ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए 27% आरक्षण की बात कही थी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया तो कई पार्टियों ने इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की मांग शुरू कर दी। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने की मांग शुरू कर दी भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं और लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, लेकिन मांग को तत्काल लागू नहीं किया गया। फिर जब 1989 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जब समय आया, कब, 1989 में, तब हमारे देश की एक पार्टी थी जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो होता जो राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इस जनता पार्टी ने अपने
इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा कर दी कि इफ़ वोटेड टू पावर, यानी यदि इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये इनकी सरकार इस 27% आरक्षण को लागू करने का पहला फैसला लेगी। तो इलेक्शन के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर बने वे बने वीपी सिंह। कंफ्यूज न करिएगा, यहाँ बीपी मंडल हैं, यहाँ वीपी सिंह हैं। तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं इस जनता पार्टी के कब, 1989 में इलेक्शन के बाद। और बीपी सिंह, ये जो बीपी मंडल की रिकमेंडेशन है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर देते हैं, यानी सभी सरकारी नौकरियों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं उनमें 27% रिजर्वेशन इन्होंने लागू किया। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए। लेकिन ये फैसला इतना आसान था नहीं। इस फैसले के इम्प्लीमेंट होते ही, लागू होते ही भारत में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि ये सही फैसला है क्योंकि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं उनके विकास के लिए ऐसे फैसलों की सख्त आवश्यकता है। लेकिन जो लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे थे उनका कहना था कि नहीं, इस फैसले से कुछ लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि हमारे देश में सबके लिए बराबर अवसर की बात कही गई है। संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरी पर्सन विल बी इक्वली ट्रीटेड। तो किसी के साथ इस तरह की कोई स्पेशल शर्त लागू न की जाए, क्योंकि इससे इनइक्वलिटी का जन्म होगा, इनइक्वलिटी का जन्म होगा। तो इस प्रकार के विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। भारत में कई जगहों पर इसके खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, यानी हिंसक प्रदर्शन हुए। कहीं कहीं हिंसा बड़े स्तर पर हुई। तो आपने देखा कि डिसीजन कैसे लिया गया और कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। और जब इससे विवाद उत्पन्न होता है तो अब उस विवाद को कैसे निपटाया जाए, अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस डिसीजन के इम्प्लीमेंट होते ही जो विरोध हुआ उस विरोध को कैसे फिर समाप्त किया गया। तो बीपी मंडल रिपोर्ट को लागू करने के बाद जो देश में जगह जगह विरोध हुए उसका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अधिकार है कि यदि देश में किसी भी प्रकार के सरकारी किसी आदेश को लेकर किसी प्रकार का विवाद है उसका निपटारा करने के लिए हमारे देश में जुडिशरी का गठन किया गया है। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दो संस्थाएं जुडिशरी की ऐसी हैं जो सरकारी निर्णयों से उत्पन्न विवादों को सुलझाने का काम करती हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार है कि यदि सरकारी आदेशों से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा हमारे देश की न्यायपालिका करे। तो जब बीपी मंडल की रिपोर्ट लागू हुई, इससे विवाद उत्पन्न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। इस फैसले के विरोध में बहुत सारी याचिकाएं, यानी कि रिट जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में रिट कहते हैं, हिंदी में याचिका कहते हैं, तो बहुत सारी रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद का नाम दिया। उस वाद का नाम था इंदिरा सहाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस मुकदमे का जो नाम पड़ा, इस केस का जो नाम पड़ा वह पड़ा इंदिरा सहाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंह सरकार के उस फैसले की सुनवाई शुरू की। अब जो बीपी मंडल की रिपोर्ट थी उसके पक्ष में भी और उसके विपक्ष में भी तर्कबाजी सुप्रीम कोर्ट में होने लगी। पक्ष के लोग इसके लागू करने के पक्ष में अपना पक्ष रख रहे थे, जबकि जो लोग विरोध करते वे अपना पक्ष रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कुल 11 न्यायाधीश 11 जज वर हियरिंग
द डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी, कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कुल 11 जज थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अंततः इन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ये बताता है कि जो लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वह वैलिड है यानी वैध है या इनवैलिड है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अपहोल्ड कर सकती है। अपहोल्ड मतलब उस कानून को कुछ समय के लिए रोक देना या उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह किसी भी कानून को वैलिड डिक्लेयर करे, इनवैलिड डिक्लेयर करे या उसको अपहोल्ड कर दे। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, उस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह आर्डर है वह वैलिड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मॉडिफाई इट्स डिसीजन। और मॉडिफाई मतलब सुधार करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि वह अपने इस डिसीजन में मॉडिफिकेशन करे यानी सुधार करे। और मॉडिफिकेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एडवांस लोग हैं यानी बेटर टू डू पीपुल, बेटर टू डू मतलब अच्छे लोग, समृद्ध लोग, संपन्न लोग, मस्ट बी excluded from taking the benefit of the reservation। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून वैध तो है, लेकिन इस कानून के द्वारा अच्छे संपन्न लोग जो इस कैटेगरी थे यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत ऐसे लोग जो संपन्न थे यानी बेटर टू डू पीपुल थे, वे इस आरक्षण का लाभ न ले पावें। इस तरह इस विवाद का निपटारा किया गया। तो आपने देखा कि कैसे एक डिसीजन लिया जाता है और फिर उससे जो विवाद उत्पन्न होता है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगा जिससे आप जानेंगे कि डेमोक्रेसी में कोई भी फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ पोस्ट होते हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। उन पोस्ट को देख लेते हैं कि वे पोस्ट कौन हैं, उन पे बैठे लोग कौन हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। हिंदी में इसे राजनीतिक संस्थाएं कहते हैं। लोकतंत्र में बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से लोकतांत्रिक देश का कामकाज चलता है। हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की जो सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है पार्लियामेंट। हिंदी में इसे संसद कहते हैं। तो हमारे देश की जो सुप्रीम पॉलिटिकल बॉडी या इंस्टीट्यूशन है इट इज़ पार्लियामेंट यानी कि संसद है। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट द पार्लियामेंट इज़ टू यू। पार्लियामेंट है क्या? तो पार्लियामेंट स्पेशली ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी चुने हुए लोगों की एक राजनीतिक सभा है जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। जनता के द्वारा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वे सभी मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट के कुल 3 पार्ट होते हैं या ऑर्गन होते हैं। पहले ऑर्गन है प्रेसिडेंट,
स्पेशली इंडिया के बारे में। तो हमारे देश की जो संसद है उसके कुल 3 भाग हैं। पहला भाग है प्रेसिडेंट, दूसरा भाग है अपर हाउस और तीसरा भाग है लोअर हाउस। तो हमारे देश की संसद के कुल 3 ऑर्गन हैं पार्लियामेंट के। पहला प्रेसिडेंट, सेकंड अपर हाउस, थर्ड लोअर हाउस। अपर हाउस को हिंदी में उच्च सदन कहते हैं और लोअर हाउस को निम्न सदन कहते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक अंग होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ना तो अपर हाउस का मेंबर होता है और ना ही लोअर हाउस का मेंबर होता है। अपर हाउस स्पेशली ए बॉडी दैट रिप्रेजेंट स्टेट इन द पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करने के लिए ये अपर हाउस यानी कि उच्च सदन को बनाया गया है। ये उच्च सदन पार्लियामेंट में अपने अपने राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि यदि यूपी की बात करें तो यूपी से जो लोग अपर हाउस में इलेक्ट हुए हैं वे पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के हित की बात करेंगे। इसी तरह बिहार से जो लोग चुनकर आएंगे वे अपर हाउस में जब चर्चा होगी तो अपने स्टेट यानी बिहार के हित की बात करेंगे। इसीलिए इस सदन को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी राज्यों की परिषद कहा जाता है अपर हाउस को। एंड द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी अपर हाउस के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जनता के द्वारा, यानी इसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती। यहाँ पर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वे कुछ खास वर्ग के लोग होते हैं। इसमें कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ स्नातक मतदाता होते हैं, जो ग्रेजुएशन है वो लोग इसमें मतदान करते हैं। इसमें सभी लोग मतदान नहीं करते हैं। अपर हाउस हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सम स्पेशल फंक्शन। उच्च सदन का निर्माण कुछ विशेष कार्यों के लिए हुआ है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि राज्यसभा के लिए कुछ विशेष कार्य सौंपे गए हैं जो केवल राज्यसभा ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल, यदि भारत में किसी नई सर्विस की स्थापना करनी हो तो वहाँ पर ये काउंसिल ऑफ स्टेट की भूमिका प्रमुख हो जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे कुछ स्पेशल काम हैं जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट करती है। नाउ अब देखते हैं हम लोग लोअर हाउस। तो लोअर हाउस क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाई पीपुल डायरेक्टली। तो लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा सीधे किया जाता है। यहाँ पर जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज़ 543। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। इतने लोग जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं और वे लोअर हाउस के मेंबर बन जाते हैं। जबकि अपर हाउस में जो संख्या होती है वह 250 होती है, जिसमें 238 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ये जो 12 मेंबर हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। जबकि लोकसभा में ये जितनी सीटें हैं इन सभी सीटों पर सीधे सीधे चुनाव होता है और जनता सीधे अपना मत डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। अब सवाल उठता है कि अपर हाउस और लोअर हाउस में अधिक शक्तिशाली पावरफुल कौन है, विच
बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन द अदर। तो यहाँ पर इसका नाम अपर हाउस भले ही हो, लेकिन शक्तियों के मामले में, पावर्स के मामले में देखा जाए तो लोअर हाउस कहीं अधिक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेसिडेंट की भूमिका सिर्फ इतनी है कि इंडिया में जब भी कोई कानून बनता है तो उसको अपर हाउस से भी पास होना चाहिए और लोअर हाउस से पास होना चाहिए। जब इन दोनों जगहों पर कोई कानून पास हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाता है एंड प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट। एसेंट मीन्स अनुमति। जब प्रेसिडेंट उस पारित किए हुए कानून पर अपना एसेंट देता है तब वह कानून यानी कि लॉ बन जाता है। लेकिन विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट नो बिल इज कन्वर्टेड इनटू लॉ। यानी जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अब हमको देखना है कि इन दोनों के पावर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज यदि कोई बिल यहाँ पर पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो रहा है, या अर्थात किसी बिल को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अर्थात यदि कोई बिल इनमें से किसी भी सदन में पेश किया गया लेकिन दूसरा सदन उसके पक्ष में नहीं है, उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट होंगे अपर हाउस और लोअर हाउस की ज्वाइंट सेशन को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, और जब संयुक्त बैठक होगी तो वहाँ पर लोकसभा यानी कि लोअर हाउस का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि इसके मेंबर्स की संख्या अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंबर्स की संख्या है 543, जबकि यहाँ मेंबर्स की संख्या है ओनली 250। और इस 250 में भी ये जो 12 मेंबर्स हैं दे डोंट हैव द राइट टू वोट। इस प्रकार हमने देखा कि जो लोअर हाउस है दैट इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस। तो ये था पार्लियामेंट जिसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा कुछ और पावर्स हैं जो लोअर हाउस के पास हैं, जैसे एनी बिल रिलेटेड टू मनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लोअर हाउस। यदि कोई ऐसा बिल पारित किया जाता है जो पैसे से संबंधित हो यानी सरकार के खर्चे से संबंधित हो, तो वहाँ पर अपर हाउस की कोई भूमिका नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बजट। जो बजट पेश किया जाता है, यह बजट पेश करने के दौरान जो मोर पावरफुल बॉडी है वो है लोअर हाउस। यदि कोई बजट लोकसभा से पास हो जाए और उसे राज्यसभा भेजा जाए तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वह इस बिल को रिजेक्ट कर दे। अर्थात अपर हाउस हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द बजट। ये केवल इतना कर सकते हैं कि इस बिल को ओनली फॉर 14 डेज होल्ड कर सकते हैं। अपर हाउस के पास सिर्फ इतनी सी शक्ति है कि यदि बजट लोकसभा से यानी कि लोअर हाउस से पारित हो गया और वह राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा या तो उसमें कुछ सजेशन यानी मॉडिफिकेशन की एडवाइस कर सकती है, जिसे लोकसभा यानी लोअर हाउस मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, वह उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे यानी अपर हाउस चाहे तो उस बिल को 14 दिन ओनली 14 डेज अपने पास रख सकती है। 15वें दिन ये बिल अब स्वतः ही पारित माना जाएगा। सेकंड थिंग यह है कि कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे लोअर हाउस में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का कॉन्फिडेंस है। अर्थात जो 543 है इसके आधे से अधिक यानी 272, जब तक किसी लीडर के पास 272 प्लस मेंबर्स का सपोर्ट है तभी तक वह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने रह सकता है या उसकी पार्टी की सरकार बनी रह सकती है। दिस वाज ऑल अबाउट द
parliament. Now we will discuss the next point given in your textbook. Now I am going to discuss the next point is political executive. What is political executive? Political executive is a body that has the main function of implementing the major decision taken by the government. गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं या कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव के पास होती है। डेमोक्रेसी में 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशियरी। संक्षेप में इसको यहाँ समझ लें, फिर इसको हम समझते हैं। लेजिस्लेचर को कहते हैं विधि निर्मात्री सभा, अर्थात ए बॉडी दैट हैज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉस, अर्थात कानून बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह लेजिस्लेचर के पास होती है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द लॉ इज विद एग्जीक्यूटिव, इसको हिंदी में कार्यकारी बोलते हैं। जो कानून यहाँ पर बनाया गया है उसे लागू करने का जिम्मा एग्जीक्यूटिव के पास होता है। और जुडिशियरी, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एंड इंटरप्रेटिंग द लॉस, यानी जुडिशियरी के पास 2 काम होता है। पहला, कानून को परिभाषित करना, दूसरा, उस कानून को लेकर यदि कोई विवाद है उस विवाद को शांत करना, यानी कि उसका समाधान निकालना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल and second is permanent. Executive has been divided into 2 parts, political and permanent. For example, when in the beginning of the video I have talked about a office memorandum, ऑफिस मेमोरेंडम की बात मैंने की थी, यानी जो लेटर जिसमें 27% आरक्षण की बात की गई थी, मैंने उस पर बोला था कि उस लेटर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो की शुरुआत में। लेकिन ये जो डिसीजन था 27% रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड class, that decision was not taken by the joint secretary. That decision was taken by the government of India and VP Singh was the prime minister. तो 27% रिजर्वेशन की जो फैसला लिया गया था उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में लिया गया था। तो डिसीजन तो गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहे हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी कर रहे हैं। तो ये बॉडी तो हो गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी वीपी सिंह और उनकी जो गवर्नमेंट थी वो आ गई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपुल व्हाइल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी, यानी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये अपॉइंट होते हैं, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होते हैं। सेकंड डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल, यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सीधे सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि परमानेंट
executive are not directly responsible to the people, they are responsible to their higher post। जो थर्ड डिफरेंस है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज आफ्टर ए डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं ये नियमित समय के बाद चेंज होते रहते हैं, बट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिमेन इन पावर इवन व्हाइल व्हेन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर चेंज्ड। यदि राजनीतिक कार्यकारी बदल भी जाएं लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं बदलते हैं। दीज आर मोस्टली द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये राजनीतिक दलों के लीडर्स होते हैं व्हाइल द परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर द सिविल सर्वेंट्स। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये मुख्यतः सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी आईएएस और पीसीएस जैसी बॉडी जिसे जो अधिकांश विद्यार्थियों का सपना होता है वे परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काउंट किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। I will talk about 3 more political institutions that are important for your exam. These 3 political institutions are Prime Minister plus Cabinet. Second is President, and third is Judiciary. These 3 political institutions are most important according to your syllabus. Now we will know how the PM is elected or appointed and how the Prime Minister is chosen. After the election, all parties, after receiving their certificate from Election Commission of India, they go to the President to approach to form a government। जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो 543, जैसे मैंने बताया था कि 543 सीट, इतने में से जिस दल को बहुमत मिलेगा, इफ़ एनी पार्टी विंस द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, यानी 272 प्लस सीट जिस पार्टी को मिलेगा वह पार्टी इलेक्ट हिज लीडर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज गोइंग टू एन इलेक्शन इन 2022, मान लीजिए 2022 में कोई चुनाव हो रहा है, सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और हम एक पार्टी ले लेते हैं ए, एक पार्टी ले लेते हैं बी और एक पार्टी ले लेते हैं सी। मान लीजिए ए पार्टी को मिलते हैं 282 सीट्स और बाकी पार्टियों को भी कुछ इस तरह मिल जाते हैं 140 और इनको भी कुछ दे देते हैं 10 सीट्स। इस तरह यदि रिजल्ट आता है तो जाहिर सी बात है इस पार्टी के पास बहुमत है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स है, तो ये पार्टी अपनी एक बैठक करेगी। दिस पार्टी विल ऑर्गेनाइज ए मीटिंग ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दीज रिप्रेजेंटेटिव विल इलेक्ट देयर लीडर, अर्थात ये पार्टी जिसे बहुमत मिला है इसकी एक बैठक होगी। इस बैठक में ये अपना नेता अर्थात लीडर चुनेंगे, फिर वो लीडर जाएगा कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, सो दैट प्रेसिडेंट में इनवाइट हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी जब इस सर्टिफिकेट लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो राष्ट्रपति इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और इनका ये भी देखेंगे कि इनके पास बहुमत है कि नहीं। एंड दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। और संभवतः यह एकमात्र कार्य है जिसे राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करता है, किसी के द्वारा बाध्य नहीं होता। इसके अलावा प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही करता है। सिर्फ यही एक काम है, जब सरकार को बनाने की बात आती है तो प्रेसिडेंट अपने स्व विवेक यानी डिस्क्रिशन के
आधार पर करता है। तो इस तरह राष्ट्रपति उस जीते हुए दल के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे, फिर वह पार्टी पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित करेगी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस लीडर को पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी मिनिस्टर होंगे वे सारे मिनिस्टर पीएम की एडवाइस पर, पीएम की एडवाइस यानी कि सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इट मीन्स प्रेसिडेंट विल अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री ही तय करेगा कि उसके मंत्री कौन कौन बनेंगे। यहाँ मंत्रियों के बारे में बता दें कि मंत्री कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। सेकंड है स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी राज्य मंत्री कहा जाता है लेकिन स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। थर्ड होंगे स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। तो इसमें जो टॉप लेवल के यानी मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर होंगे वे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर। सेकंड जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर हैं वे हैं स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार के, ये सेकंड लेवल के हैं। और थर्ड लेवल के यानी कम पावरफुल जो मिनिस्टर होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर। दीज स्टेट मिनिस्टर असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, यानी ये जो तीसरे लेवल के स्टेट मिनिस्टर हैं यह दरअसल सहायता करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। लेकिन जो सेकेंड लेवल के हैं स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, इनका अपना स्वतंत्र प्रभार होता है, यह अटैच नहीं होते हैं। और ये जितने भी मिनिस्टर बनाए जाएंगे ये सभी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के आधार पर बनाए जाएंगे, यानी जिन जिन लोगों के नामों की संस्तुति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करेगा, राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट की मीटिंग को बुलाता है, वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने होते हैं उन पर डिस्कशन होता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर सभी मिनिस्टर बैठकर डिस्कस करते हैं, लेकिन अंतिम राय जो होती है वह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की ही चलती है। प्रधानमंत्री जो फैसला लेना चाहता है वहाँ पर ले सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यह भी कार्य करता है कि इन सभी डिपार्टमेंट में क्या हो, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, वह किसी भी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री के कामकाज को देख सकता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का काम यह है कि यह सरकार का जो होता है हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हिंदी में इसे राष्ट्रपति कहते हैं। स्पेशली इंडिया के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड by the members of parliament and the members of legislative assembly of the state and 2 union territories, Delhi and Puducherry. The members of the legislative assembly of union territories of Delhi and Pondicherry. The members of all 3 parliament, legislative assembly and 2 union territories, Delhi plus Puducherry. These members elect the president of India, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा
इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी हैं यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राष्ट्रपति जो होता है नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का प्रमुख होता है। इवन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत सरकार के जितने भी काम काज होंगे वे सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। एंड एनी बिल विल कन्वर्ट इनटू द लॉ ओनली आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत में कोई भी विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उसको क्या करे, अपनी अनुमति दे दे। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पोस्ट आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट करना हो तो उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जानी है, इफ़ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल हैव टू बी अपॉइंटेड, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ तक कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करने की बात होती है तो दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट ऑल दीज अपॉइंटमेंट विल बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अर्थात प्रेसिडेंट ये जितने भी अपॉइंटमेंट करेंगे ये सभी अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेंगे। प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंट ऑल दीज इम्पोर्टेंट पोस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, यानी राष्ट्रपति ऐसे सभी महत्वपूर्ण पदों पर जितनी भी नियुक्तियां करेंगे वे सभी प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करेंगे। यद्यपि सरकार के जितने भी कामकाज होंगे वे सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। देयर आर मेनी मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्रेसिडेंट बट ड्यू टू द कोरोना epidemic it is not possible to tell you all the fact in an online class. Only offline class is better to discuss all the facts given in your textbook. Now in the last I will discuss with you the last point given in your textbook, that is about judiciary। अर्थात सबसे अंत में हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए पॉइंट न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद यह टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका, दिस इज आल्सो ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। सो द जुडिशियरी ऑफ आवर कंट्री इज इंटीग्रेटेड। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह इंटीग्रेटेड है यानी एकीकृत है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एट द टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव द हाई कोर्ट in each state. Now
we have the district court. District court. This is the construction of the judicial system in our country. At the top level we have the Supreme Court. At the intermediate level we have High Court in each state, and at the district level we have the district court. The main function of judiciary is to interpret the law, and second main function of the judiciary is to resolve the dispute arising out of any decision. जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में देखा कि जब 27% रिजर्वेशन को लेकर देश में तनाव हो गया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही उस मामले को सुलझाया और बताया कि जो बनाया गया कानून है वह वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। सेकंड थिंग जो मेन फंक्शन जुडिशरी का हो सकता है या है वह है इंटरप्रेट द लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट का मेन काम ये बताना है कि कानून क्या है। अर्थात यदि कोई कानून बन गया है, किसी को लगता है कि वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है, वहाँ रिट फाइल कर सकता है और वाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट उसे बताएगा कि जो बनाया गया कानून है या बिल है वह अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। सो दीज आर टू main function of the judiciary in our country, and our judiciary has three main important organs: Supreme Court, High Court and District Court. And the Chief Justice of India is appointed by the President on the advice of the Prime Minister and Council of Ministers in principle. यानी सिद्धांततः जो संविधान में लिखा गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों की सलाह के अनुसार ही करेगा। यद्यपि उसमें भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी राय ली जाएगी, लेकिन इन प्रैक्टिकल व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में इस तरह होता है कि जो CJI वर्तमान होते हैं यह नामों की संस्तुत करते हैं, यानी रिकमेंड करते हैं। उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक मेंबर को चुन के CJI की नियुक्ति की जाती है। दिस इज बीइंग डन इन प्रैक्टिकल। सो इस प्रकार हमने देखा पूरे चैप्टर में कि भारत में फैसले कैसे लिए जाते हैं, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और इस दौरान यदि कोई विवाद डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। हमने इन सभी चीज़ों को देखा। आई एम रियली वेरी सॉरी दैट सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैज़ बीन स्किप्ड बाय मी ड्यू टू द इनकन्वीनियंस while recording the video and some non-availability of the resources. So please, you have to read your textbook. If there is any inconvenience or difficulty in getting the point or the fact, you can ask me anytime. I am ready to answer, but this was the best that I could do. So once again, we will meet with the next topic on some another day in another online class. Till then, take care. Bye. Thank you.